आज के इस लेक्चर में हम हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कहानी जो है, हम हिंदी कहानी की बात करें तो कहानी के दो रूप आप मान सकते हैं, दो प्रकार से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि एक तो होती है प्राकृतिक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और एक आप बोल सकते हो ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक हो गया एक, मान लीजिए दो रूप हो सकते हैं, प्राकृतिक कहानी है और एक ऐतिहासिक। ये क्या है तात्पर्य इन दोनों से? प्राकृतिक कहानी से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ऐसी चीज जो हर काल में हो, यानी कि काल, कोई भी काल, यानी कि आप चाहे कोई भी युग लें, कोई भी काल लें, उस काल में किसी न किसी रूप में वो मिलेगी आपको। इसके बाद में कोई भी स्थान हो, चाहे वो भारत की बात हो या और कहीं की बात हो, हर जगह पे आपको मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम समाज की बात करें तो चाहे कोई भी समाज हो, कहीं न कहीं मिलेगी। इस बात को आप सोच सकते हैं किसी भी प्रकार से कि अगर आप इतिहास उठा के देखें तो वहाँ पे भी क्या है कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी, यानी हर समाज में, हर जगह पर किसी न किसी रूप में कोई न कोई कहानियाँ उनकी मिलती है अपने समाज की। तो यानी कि प्राकृतिक कहानी वो कहानियाँ हैं जो हर एक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, जो बच्चों को, जैसे आप छोटे बच्चों को मान लीजिए कहानियाँ सुनाते हैं जिनका कोई उद्देश्य भी नहीं होता, या सिर्फ वैसे ही सुनाई जाती है। तो ऐसे मान लीजिए कोई आदि मानव का समय था, उस समय भी किसी न किसी रूप में कहानियाँ रही होगी, तो उसे हम कथा भी बोल देते हैं। कहानी की जगह कथा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं हम उसके लिए, क्योंकि उसमें कहानी के जो आप आधुनिक काल में जो कहानी के तत्व माने जाते हैं वो तत्व उन कहानियों में नहीं मिलते। इसके बाद में जो ऐतिहासिक कहानियों की बात करते हैं, अब हम इनके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहें तो ऐतिहासिक कहानियों में क्या है कि ऐतिहासिक जो है, तो ऐतिहासिक कहानियाँ जो है, ऐतिहासिक कहानियाँ इनमें ऐतिहासिक नाम से स्पष्ट है कि किसी न किसी देश में, किसी न किसी विशेष समय पर, यानी काल में आप कह सकते हैं, समय या फिर आप काल कह सकते हैं, किसी न किसी देश से, किसी न किसी समय से प्रारंभ होती है ऐसी रचनाएं। कहानियां तो छोटे रूप में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, लेकिन अगर हम इस ऐतिहासिक रूप में बात करें तो आपने उपन्यास पढ़ा होगा। तो उपन्यास के बारे में जैसे हमने चर्चा की थी पहले, कि सबसे पहले इंग्लैंड में आरंभ हुआ, फिर बंगाल में आया और बंगाल से फिर हिंदी क्षेत्र में प्रवेश किया। तो इस प्रकार कहानी ऐतिहासिक भी हो सकती है। जब हम मानते हैं कि हम इसको कहानी मानेंगे तो वो किसी न किसी देश में किसी ने पहली बार लिखी होगी, तो वो ऐतिहासिक रूप से हम कह सकते हैं। जैसे उपन्यास पूर्णतः ऐतिहासिक है, जबकि कहानी किसी न किसी रूप में कभी न कभी हर एक समाज में पाई जाती है या पाई जाती थी। अब अगर कथा या कहानी प्राकृतिक विधा है, आरंभ से जब मनुष्य हुआ तब से अगर कहानी चली आ रही है, तो हम इसका उद्भव कब से माने? तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चीजें जो आज की कहानियों में मानी जाती हैं वो चीजें उन कथाओं में नहीं थी, इसीलिए हम उन कथाओं को कहानी नहीं मानते। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रारंभिक कथाएं जो है, मान लीजिए उनकी अगर बात करें, कथा की बात करें, तो जैसे आपने अगर नाम सुने हो तो पंचतंत्र की कथाएं हैं, जैसे मान लीजिए पंचतंत्र की कथाएं हैं। इसके बाद में एक जो हितोपदेश है, हितोपदेश है। इसके बाद में और भी है, जैसे मान लीजिए जातक कथाएं आपने सुना होगा, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो जातक है, जैसे मान लीजिए जातक कथाएं हैं। और एक कथा सरित सागर नाम से भी है। तो ये जैसे मान लीजिए आप तीन चार नाम आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो प्रारंभिक कथाएं हैं वो कथाएं हैं। इनमें और आज की कहानियों में काफी फर्क है। जैसे दो तीन अगर तुलनाएं देखना चाहें हम कि कथा और कहानी में क्या अंतर है, तो जो ये कथा है, जो यानी कि जो हमारे समाज में पुराने समय से चली आ रही है, तो इसमें क्या है, जो शिक्षा है, शिक्षा से तात्पर्य यहाँ सीख से है, जो
छोटे बच्चे पढ़ के कहते हैं ना इससे क्या शिक्षा मिली, तो यहाँ पर वो तात्पर्य है कि जो सीख क्या मिली, क्या सीखा इस कहानी को, तो वो उसमें प्रमुखता होती है। जबकि जो आधुनिक कहानी हम जिसे बोलते हैं, जो आज कहानी हम पढ़ेंगे कहानी, उनके जो है उनमें क्या है, कोई भी शिक्षा नहीं होती, कोई भी शिक्षा नहीं होती, तो मतलब सीख नहीं होती उस प्रकार की, जो कोई शिक्षा नहीं होती उस प्रकार की जो कथाओं में होती है। इसके अलावा ये जो कथाएं हैं इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आदर्श जो तत्व है, आदर्श तत्व की प्रधानता रहती है इनके अंदर। आप अगर क्या किसी ने सुनी हो अपने बुजुर्ग से या बुजुर्गों से या कोई कहानियां आपको बचपन की याद हो, तो उसके अंदर देखोगे कि जो व्यक्ति, एक व्यक्ति बिल्कुल अच्छा है उसके अंदर एक भी बुराई नहीं है, कोई व्यक्ति बिल्कुल बुरा है उसके अंदर एक भी अच्छाई नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होता। मनुष्य जो है बुराई और अच्छाई का मिश्रण है। किसी में बुराई कम होती है अच्छाई की तुलना में, किसी में अच्छाई कम होती है बुराई की तुलना में, सिर्फ इतना अंतर है। जबकि कथाओं के अंदर एक आदर्श रूप दिखाया जाता है जिसमें बुराई है ही नहीं और किसी में मतलब अच्छाई भी नहीं है, तो ये नहीं है। और जो आज की कहानी हम जैसे बोलते हैं आज पढ़ेंगे, उसमें जो यथार्थ है उस तत्व की प्रधानता होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण अंतर हम सबसे बड़े अंतर मान सकते हैं कि कथा प्रारंभिक चीज है, जैसे हितोपदेश मैंने बताया, पंचतंत्र, जातक कथाएं किसी न किसी रूप में हर समाज में मौजूदा मिलती हैं। हमारे जो उपनिषद है, वेद है, आरण्य ग्रंथ है, उन सभी में कथाएं आपको छोटी छोटी मिलती है, वो प्रारंभिक कथाएं हैं। और हमें पढ़ना है कहानी, तो सबसे पहले हमने देखा कि कथा क्या है, कहानी क्या है। कहानी हम मानेंगे किसी विशेष व्यक्ति ने लिखी पहली कहानी, उसको माना जाए या किसको माना जाए, इसमें क्या विशेषताएं हैं। जबकि कथाएं हमारे प्राचीन समय से, जब से वेद चले आ रहे हैं, उपनिषद चले आ रहे हैं, तब से चली आ रही है कथाएं। और कथाओं की प्रमुख प्रधानता शिक्षा और सीख है और आदर्श सदा प्रमुख है। जबकि आज जो कहानी हम पढ़ेंगे, कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे, उन कहानियों में कोई शिक्षा प्रमुख नहीं होती कि कोई शिक्षा मिलेगी प्रमुख, जैसे सीधा सीधा आपको देखने को मिले भी हमें ये सीख मिली। और दूसरा यथार्थ जो तत्व है वो उसमें प्रधानता रहता है। आधुनिक कहानियों की बात करें, ऐसा नहीं इसमें कुछ सीखते नहीं आप, सिर्फ जो पारंपरिक कथाएं हैं, प्राचीन कथाएं हैं, उनमें हमें स्पष्टता देखने को मिलता है कि समझ आता है देखते ही कि क्या है। जबकि ये कहानियां जटिल होती है थोड़ी सी, वास्तविक जो यथार्थ है वो हमारे सामने रखती है। तो चलिए देखते हैं अब क्या है। ये हम भूमिका के तौर पे देख सकते हैं कि कहानी दरअसल कैसे, क्या करना क्या है हमें। अब कहानी के इतिहास पर चलने से पहले ये देखना होगा कि पहली कहानी कौन सी है। जैसे अगर आपको उपन्यास याद है, तो हमने उपन्यास में दो या तीन प्रमुख व्यक्तियों के नाम देखे थे कि किसके उपन्यास को पहला उपन्यास माना जाए। फिर हमने लाला श्रीनिवास दास के जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसको प्रथम उपन्यास मान लिया था। इसी प्रकार यहाँ हमें कहानी देखनी है कि प्रथम कहानी किसकी मानी जाए और कौन कौन इसके दावेदार है। अब वैसे तो ये विवाद भी नहीं होना चाहिए, अगर हम वैसे माने कथाओं को हम शामिल करते नहीं है, और जिस कहानी में कथा के तत्व होंगे उसको हम कहानी मानेंगे नहीं। इसीलिए करीब 7-8 दावेदार है इस चीज के कि इनकी कहानी प्रथम कहानी है। कुछ चीजें इस प्रकार है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं किसने किस चीज को कैसे माना, क्या माना। तो जो दावेदार में है, एक तो व्यक्ति है जिसका नाम है इंशा अल्लाह खां। मैं आधा लिख रहा हूँ, इंशा अल्लाह खां। तो इंशा अल्लाह खां है, उसकी एक कहानी है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी लिखी इन्होंने 1803 में, रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां ने। और इसका एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं उदयभान चरित। उदयभान चरित बोलते हैं इसका दूसरा नाम जो है। लेकिन ये जो रानी केतकी की कहानी है उदयभान चरित, इसे विद्वानों ने सामान्य साधारणतः कहानी नहीं माना पहली कहानी, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व कहानी के होने चाहिए उसकी कमी थोड़ी सी आप कह सकते हैं है। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो विद्वान है, एक विद्वान है जिसका नाम है रेवरेंड जे न्यूटन। जो रेवरेंड जे न्यूटन है, ये एक पादरी थे चर्च में, भारत में। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो, जिसे कुछ लोग, कुछ विद्वान जो है पहली कहानी मानते हैं। इनकी जो पहली कहानी मानी जाती है
यानी कि माना है, कुछ विद्वान मानते हैं, उसका नाम है एक जमींदार का दृष्टांत। एक जमींदार का दृष्टांत, ये कहानी का नाम है इनका। अब इस कहानी का जो समय है वो 1871 माना जाता है। लेकिन ये पादरी थे ईसाई धर्म के, तो इसलिए इनकी कहानी में जो ईसाई धर्म के तत्व है, कह सकते हैं कि इस प्रकार लिखी गई है कि एक किसान है मान लीजिए, और वो ईसाई धर्म अपना लेता है, तो आप साधारणतः ईसाई धर्म को प्रमुखता दी गई है, इसलिए इसमें यथार्थ का तत्व इतना ज्यादा है नहीं, इसलिए इसको भी जो है पहली कहानी नहीं माना जाता। इसके बाद में एक व्यक्ति है, शिव प्रसाद सितारे हिंद है, तो उनकी जो कहानी है उसका नाम है राजा भोज का सपना। कुछ विद्वान उसको पहली कहानी मानते हैं, राजा भोज का सपना, लेकिन सामान्यतः है यह भी जो है पहली कहानी नहीं मानी जाती। राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी हम चर्चा कर सकते हैं, विद्वानों में मतभेद होता है काफी, तो ये कहानियां ऐसी है जिनको लेकर मतभेद रहा है विद्वानों के बीच। तो राजा भोज का सपना, इसको भी नहीं माना जाता। एक भारतेंदु हरीशचंद्र, आपने नाम सुना है, उनकी कहानी है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसको भी साधारणतः नहीं माना जाता। एक कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की, किशोरीलाल गोस्वामी व्यक्ति है, किशोरीलाल गोस्वामी, उनकी कहानी है एक इंदुमती। और इंदुमती को जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने इंदुमती को प्रथम कहानी माना। अब रामचंद्र शुक्ल से आप सभी परिचित होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने जिसको पहली माना, तो वैसे तो वो पहली मानी जाती है साधारणतः, अगर वो रामचंद्र शुक्ल कोई बात मान ले, और 1900 ईस्वी के अंदर इसकी रचना मानी जाती है। इसका समय जो है रामचंद्र शुक्ल ने माना, लेकिन एक व्यक्ति है शिवदान सिंह चौहान, तो शिवदान सिंह चौहान नाम के व्यक्ति है, शिवदान सिंह चौहान, इन्होंने इस कहानी को, जो शेक्सपियर है उनकी कहानी है टेम्पेस्ट नाम से, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंदुमती कहानी है ये टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद या अनुवाद है, तो इसलिए विद्वानों ने इसको भी पहली कहानी की दौड़ से बाहर कर दिया, यानी कि इसको भी साधारणतः पहली कहानी नहीं मानते। इसके बाद में एक है बंग महिला नाम की महिला है, यानी लेखिका है बंग महिला, उन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था दुलाई वाली, जो 1907 के अंदर करीब लिखी गई, दुलाई वाली। तो कुछ विद्वान जो है इसको भी पहली कहानी मानते हैं, तो एक कहानी में ये भी है मान लीजिए। तो ये 5-6 नाम जैसे हमने किए। एक रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने खुद ने लिखी थी, 1903 के अंदर लिखी है कहानी, जिसका नाम है 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। तो ये उन्होंने लिखी खुद, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी 1903 के अंदर। तो कुछ विद्वान इसको भी पहली कहानी मानने के लिए मान लीजिए मानते हैं। 7 से तो पहले लिखी गई है, लेकिन ये भी पहली कहानी नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही जो छत्तीसगढ़ मित्र ये नाम से एक पत्रिका है, छत्तीसगढ़ से निकलती थी, और उसमें एक कहानी प्रकाशित हुई थी 1901 में, 1901 में उसमें एक कहानी प्रकाशित हुई जिसके लेखक थे माधवराव स्प्रे, माधवराव स्प्रे नाम के व्यक्ति है, जिन्होंने एक 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में कहानी प्रकाशित हुई जिसका नाम था एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी। ये कहानी जो है पहली कहानी मानी जाती है हिंदी के अंदर। इसमें साधारणतः विद्वान मानते हैं कि ये हिंदी की पहली कहानी है। तो अब देखिए इतना हमने पढ़ा, इसमें क्या याद करना है आपको, कम से कम 5, 4, 6, जितने के साथ आप मतलब कंफर्टेबल हैं, जितने आप आसानी से याद कर पा रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं। तो मैंने आपको करीब 8 विद्वानों के और उनकी कहानियों के नाम और उनके बारे में कुछ न कुछ बताया है। इन 8 में से आप 4-5 तो कम से कम याद करेंगे, जिनमें से आप ये मिट्टी पर टोकरी है, ये तो पहली कहानी मानी जाती है, तो इसे तो याद करना ही करना है 100%, क्योंकि आप निष्कर्ष यही निकालेंगे कि जो हिंदी की पहली कहानी है वो एक टोकरी भर मिट्टी है, तो इसे याद करना ही करना है। इसके अलावा राजा भोज का सपना है, रानी केतकी की कहानी है, दुलाई वाली है, इंदुमती है, 11 वर्ष का समय है, ये महत्वपूर्ण कहानियों के अंदर मानी जाती है। तो आप इंदुमती भी याद करना होगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने उसको पहली कहानी माना है। अगर आपको पता है कि वो गलत क्यों है तो आप बता सकते हैं, शिवदान सिंह चौहान ने जो कहा, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो आप इंदुमती को याद करेंगे क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने माना पहली कहानी, रामचंद्र शुक्ल ने खुद ने लिखी 11 वर्ष का समय, वो भी आप याद रखेंगे, टोकरी भर मिट्टी है। और
आप चाहें तो इंशाल्लाह काशी प्रसाद सिंह इनकी याद कर सकते हैं, एक दो आप छोड़ सकते हैं चाहें तो। तो ये याद करते हुए हम चलेंगे। अब हमारा निष्कर्ष हमारे सामने है कि एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इसमें अब साधारणतः विवाद नहीं नहीं के बराबर है। तो चलिए अब हम जो है आगे कहानी का इतिहास पढ़ते हैं। अभी तक हमने इतिहास नहीं पढ़ा, अभी तक हमने समझा कि कहानी क्या है, कथा क्या है, दोनों में अंतर क्या है। कथा वो चीज है जो प्राकृतिक विधा मानी जाती है, यानी कि किसी न हर समाज में हर समय में मौजूद थी। कहानी एक विशेष समय में आरंभ हुई, ये मानते हैं साधारणतः। उसके बाद में हमने देखा कि पहली कहानी कौन सी माने, तो उसमें 8 के करीब मैंने विद्वान बताए आपको, उनकी कहानियों के नाम बताए, उनमें से आप 5-6 याद कर लेंगे। तो इसके बाद में पहली कहानी हमारी निश्चित हुई कि पहली कहानी कौन सी मानेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो कहानी का इतिहास, आप कह सकते हैं कि हिंदी कहानी जो है हमारी, हिंदी कहानी का इतिहास हम देखेंगे कि कैसे कैसे हिंदी कहानी आगे बढ़ी और उसमें क्या क्या हुआ आगे आगे। तो ये हम देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर हिंदी कहानी का इतिहास देखते हैं। तो अब देखिए, उपन्यास आपने पढ़ रखे होंगे, उपन्यास का इतिहास हमने पढ़ा था। तो हिंदी कहानी का इतिहास की बात करने से पहले हम अगर उपन्यास की तरफ देखें, तो हिंदी कहानी के उपन्यास के उद्भव और विकास देखते समय हमने देखा था कि उपन्यास का जो केंद्रीय व्यक्ति था वो प्रेमचंद थे। यानी केंद्रीय व्यक्ति जो थे वो प्रेमचंद थे। प्रेमचंद ने को केंद्र में रखे हमने बांटा था प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद और प्रेमचंद पश्चात, या प्रेमचंदोत्तर या उत्तर प्रेमचंद, जो मर्जी नाम ले आप। इसी प्रकार कहानी में भी केंद्रीय व्यक्ति हम प्रेमचंद को मान के चलते हैं। तो कहानी में भी केंद्रीय व्यक्ति प्रेमचंद है। तो जैसे हमने उपन्यास को बांटा, उसी प्रकार अगर हिंदी कहानी का इतिहास अगर हमें देखना है तो हमें जो है मान लीजिए 3 भागों में बांटना पड़ेगा। तो इन 3 भागों में जैसे हम जानते हैं कि एक तो है प्रेमचंद पूर्व। अब आप खुद थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोच के देखिए, प्रेमचंद पूर्व जो है, पहली कहानी हमने कब मानी, कौन सा सन था पहली कहानी का? अगर आपको याद आ रहा है, याद करने की कोशिश कीजिए कि जो पहली कहानी है वो उसका सन जो है हमने क्या माना था। पहली कहानी का हमने जो सन माना है वो माना है 1901। तो अगर 1901 में पहली कहानी लिखी गई तो इसका मतलब इसका समय कब से आरंभ होगा? 1901 से। तो 1901 से प्रेमचंद पूर्व युग है, और ये मानेंगे जब प्रेमचंद कहानी के दौर में ठीक ठाक आ चुके थे, यानी वो कहानियां लिखने में प्रारंभ कर दी थी उन्होंने, अच्छी प्रकार से कहानियां वो लिखना आरंभ कर चुके थे, कहानी जगत में आ चुके थे तब तक। तो साधारणतः इसको 1901 से लेके 1915 तक माना जाता है, साधारणतः ये माना जाता है। इसके बाद में प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग। अब प्रेमचंद युग 1915 से तक वो है, तो 1916 में इनकी जो है कहानियां प्रकाशित होने लगी अच्छी। तो 1916 से करीब माना जाता है कि प्रेमचंद जो है हिंदी के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, अच्छे प्रकार से हिंदी कहानियां लिख रहे थे, उपन्यास भी लिख रहे थे इसी समय में। तो अगर आपको उपन्यास में भी याद हो तो इनका जो समय है प्रेमचंद युग उपन्यास में, वो कब तक माना जाता है? तो वो क्योंकि 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए 1936 तक माना जाता है प्रेमचंद युग जो है। और इसके बाद में आप 2-3 नाम कोई भी पुकार सकते हैं, उत्तर प्रेमचंद कह सकते हैं, प्रेमचंद पश्चात कह सकते हैं, प्रेमचंदोत्तर कह सकते हैं। तो आप जो मर्जी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रेमचंद पश्चात, यानी प्रेमचंद के बाद। अब देखिए प्रेमचंद पश्चात, तो 1900 आप मान सकते हैं 37 से या 36 जो भी लिख सकते हैं यहाँ पे से आप अद्यतन कह सकते हैं अब तक। यानी इसको हम फिर आगे भागों में बांटेंगे कि प्रेमचंद 1950 तक एक विशेष प्रकार से लिखा गया, 50 के बाद 60 तक एक विशेष प्रकार से लिखा गया, नई कहानी के नाम से जानते हैं। फिर आगे अचेतन कहानी, सहचेतन कहानी, सक्रिय कहानी, ऐसे अनेक कहानियों के आंदोलन है। लेकिन इसको हम प्रेमचंद पश्चात मानते हैं सभी को, आगे हम बांट लेंगे कैसे बांटेंगे। तो अभी तक एक बार के लिए हम इसको लिख देते हैं अद्यतन। अद्यतन का अर्थ क्या है किसी को पता हो तो? अद्यतन का अर्थ है आज तक। तो प्रेमचंद पश्चात 1937 से आज तक जो प्रेमचंद पश्चात हम बोल सकते हैं इसको। तो ये जो हमारा हमने ढांचा बनाया, इस ढांचे के अंतर्गत हम जो है हिंदी कहानी के
पूरे इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या उसमें लिखा गया और कैसे कैसे विचारधाराएं आई उसके अंदर, वो सारी चीजें देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व में देखते हैं क्या है। प्रेमचंद पूर्व का समय मैंने आपको बता चुका हूं, मैं बता दिया मैंने। तो प्रेमचंद पूर्व जो है उसके अंदर हमें कुछ चीजें देखनी है। प्रेमचंद पूर्व के अंदर जो दो विद्वान या आप तीन कह सकते हैं जो हमें याद रखने ही रखने हैं, उसमें एक तो प्रेमचंद खुद है। प्रेमचंद पूर्व है, परंतु प्रेमचंद पूर्व युग में भी प्रेमचंद की जो एक कहानी है पंच परमेश्वर, वो 1915 में ऐसा माना जाता है लिखी, और हम साधारणतः 1916 से मानते हैं आरंभ। तो पंच परमेश्वर हम प्रेमचंद पूर्व में रख सकते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति जो प्रेमचंद पूर्व युग में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यानी उसके बिना अगर वो नाम आप ना लिखें प्रेमचंद पूर्व युग में, तो ऐसा मान सकते हैं कि आपने प्रेमचंद पूर्व युग आपको पता नहीं है। उस व्यक्ति का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और तीसरा है प्रसाद। अब प्रसाद भी काफी कहानियों में मतलब कहानीकार है, अच्छे कहानीकार है प्रसाद भी। तो इन्होंने भी जो है लिखना प्रेमचंद के समकालीन इन्होंने काफी कुछ लिखा, परंतु प्रेमचंद पूर्व युग में भी अच्छा खासा लिख रहे थे। इसके अलावा एक दो नाम मैं और आपको बता देता हूँ, याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो आप टेंशन मत लेना, ये तीन तो आपको याद होना ही चाहिए। तो मैं आपको सभी बता देता हूँ, आप देख लीजिए अगर सभी याद होता आपको। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा है, इन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था राखी बंद भाई। तो राखी बंद भाई इन्होंने लिखी। अब इनमें वही जो इतनी कहानियां ये जो बाल्यावस्था की कहानियां हैं, हम पढ़ेंगे इनकी सभी कहानियों की इकट्ठी विशेषताएं क्या है दो तीन शब्दों में। तो इन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम है राखी बंद भाई। इसके बाद में हम एक विद्वान का नाम ले सकते हैं जिसका नाम है लाला भगवान दीन है। लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन। तो इन्होंने भी कहानी लिखी जिसका नाम था प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल नाम से इन्होंने कहानी लिखी जो प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी है। इसके अलावा एक व्यक्ति है जिनका नाम है, तो लाला भगवान दीन ने लिखी प्लेग की चुड़ैल। इसके बाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। विशंबरनाथ शर्मा, इन्होंने भी कहानी लिखी है। विशंबरनाथ शर्मा ने लिखी रक्षाबंधन नाम की कहानी लिखी। तो ये तीन विद्वान हैं, इनमें से आपको तीनों दो एक जो याद रहे वो ठीक है। तो इन्होंने लिखी है राखी बंद भाई, इन्होंने लिखी प्लेग की चुड़ैल, और इन्होंने लिखी रक्षाबंधन। और भी लिखी है इन्होंने, परंतु ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं इस दौर की, प्रेमचंद पूर्व युग की। तो ये कहानीकार तीन है, तो ये भी ठीक ठाक कहानियां लिख रहे थे इस समय। लेकिन जो तीन व्यक्ति है जो प्रमुख कहानीकार है, उनमें से मान लीजिए एक तो जैसे प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद इनका पूरा नाम जो है। तो इनकी जो एक पत्रिका है, इंदु पत्रिका प्रकाशित हुई एक, इंदु नाम से, इंदु नाम से पत्रिका प्रकाशित हुई। तो इंदु जो है 1909 के आसपास प्रकाशित हुई पत्रिका ये। तो जो इनकी प्रारंभिक कहानियां हैं, जो प्रारंभिक कहानियां हैं, तो इनकी प्रारंभिक कहानियां वो सारी इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी 1909 में जो पत्रिका आरंभ हुई। और इनकी जो है ग्राम है, रसिया बालम है, इस प्रकार की जो कहानियां हैं वो इंदु में प्रकाशित होती रही। और इसके बाद जो ये कहानियां प्रकाशित होती रही इंदु के अंदर, तो 1912 के अंदर इन सारी कहानियों को एक संकलन में संकलित कर दिया गया, जिस संकलन का नाम है छाया। इनके 5 संकलन हैं कहानियों के, तो एक संकलन है जिसका नाम है छाया। तो प्रसाद के बारे में इतनी हमें पता होना चाहिए कि प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है, उनकी प्रारंभिक कहानियां जो है मान लीजिए वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो प्रारंभिक कहानियां इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, जैसे ग्राम, रसिया बालम आदि आदि कुछ भी। और इसके बाद में 1912 में इनकी जो कहानियां हैं उनका संकलन बनाया गया उन कहानियों का, जिसका नाम है छाया। छाया नाम से संकलन बनाया गया। इतनी विशेषताएं या इतनी बातें हमें इनकी पता हो। इसके बाद में जो इस काल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका नाम आपको भूलना ही नहीं है,
सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो सिर्फ इसी काल में है, और इसी काल में इनकी सबसे प्रमुख कहानी मान लीजिए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी व्यक्ति है एक जो प्रेमचंद पूर्व युग के सबसे प्रमुख व्यक्ति है। इन्होंने 3 कहानियां लिखी है इस काल में। एक तो है उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। और किसी ने नहीं, उसी ने। आप सोच सकते हो किसने कहा होगा। चलो उसे देखते हैं। इसके बाद में एक कहानी इसने लिखी है, इन्होंने लिखी है सुख में जीवन। और एक कहानी इन्होंने लिखी है बुद्धू का कांटा। ये इनकी 3 कहानियां हैं। बुद्धू का कांटा। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो प्रेमचंद पूर्व युग के सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उन्होंने 3 कहानियां उनकी प्रमुखता मानी जाती है, जिसमें से उसने कहा था 1915 में, सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा। अब इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण की कहानी है जिनके कारण इनका नाम प्रचलित है, वो कहानी है उसने कहा था। इस कहानी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है, फिर आगे चलते हैं सिर्फ। तो जो कहानी है उसने कहा था, उसने कहा था, अब आप समझ लो किसने कहा था। तो उसने कहा था, इस कहानी में क्या है कि जो एक फ्लैश बैक पद्धति जिसको बोलते हैं, पूर्व दीप्ति पद्धति भी बोलते हैं, दोनों नाम चलते हैं। हिंदी के अंदर पूर्व दीप्ति पद्धति बोलते हैं, अंग्रेजी में जैसे फ्लैश बैक पद्धति करते हैं कहते हैं। जैसे अगर आपने सीरियल, मूवी, नाटक कुछ अगर देखते हैं आप, तो उनके अंदर आप क्या देखेंगे कि जैसे कोई भी हीरो हीरोइन यानी कि नायक है, खलनायक है, कुछ भी है, कोई भी है, जो पात्र है उसको कुछ चीजें याद आती है अपने अतीत की, और वो चीजें याद आती है और हमें वो दिखाई जाती है। यानी वो कुछ सोच रहा है कुछ भी, और हमें वो चित्र दिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लैशबैक पद्धति, पूर्व दीप्ति पद्धति। तो जो उसने कहा है, इस कहानी में पहली बार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने फ्लैशबैक पद्धति या पूर्व दीप्ति पद्धति का प्रयोग किया। तो प्रेमचंद पूर्व युग की सबसे महत्वपूर्ण कहानी ये है। इसमें जो है कहानी के तो बढ़िया है। इसमें एक पात्र है लहना सिंह, और इसी प्रकार कहानी का ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम आगे चलते हैं। तो उसने कहा था के बाद देखिए क्या है। प्रेमचंद की जैसे मैंने बता दिया पंच परमेश्वर कहानी है, वो 1915 में मानते हैं, कुछ 16 में मानते हैं, कुछ 15 में मानते हैं। तो हम एक बार 15 में मानते हैं। तो अगर 15 में मानेंगे तो हम मान सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग में प्रेमचंद भी कुछ कुछ लिख रहे थे। वैसे तो सोजे वतन इनका एक संकलन है, और वो 1907 में प्रकाशित हुआ इनका। तो इसीलिए 1915 में पंच परमेश्वर मानते हैं। तो ये कहानियां कुछ है इसमें। जो इन सभी की जो विशेषताएं मान सकते हैं या बारे में थोड़ी बात कह सकते हैं, वो क्या है। सबसे पहले तो ये कहानी का कौन सा अवस्था होनी चाहिए, आप सोच के देखिए। यानी कि इस समय कहानी युवा अवस्था होगी या प्रौढ़ावस्था होगी या कौन सी अवस्था होगी। तो ये कहानी का कौन सा दौर है, आरंभिक दौर है। और आरंभिक दौर में किसी का आरंभिक दौर है, वो कौन सी अवस्था होती है, तो वो होती है बाल्यावस्था। यानी कि जो बालक छोटा होता है उसके समान कहानियां अभी विकसित हो रही थी, अपना जो रूप है वो ग्रहण नहीं किया था अभी, प्रारंभिक दौर था इनका। तो बाल्यावस्था की कहानियां हैं ये। तो बाल्यावस्था की कहानियां हैं सारी की सारी ये। इसके बाद में आप सोचिए, बाल्यावस्था के अंदर इनका कोई एक निश्चित रूप होगा या सभी अपने अपने दृष्टिकोण से लिख रहे होंगे। जब किसी चीज का, जिसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, यानी कि मानकीकरण भी कह सकते हो आप, कि एक निश्चित रूप हो जाता है, तो सारे व्यक्ति या जो उस काम को करने वाले व्यक्ति हैं वो उसका निश्चित रूप लेके चलते हैं, उसके निश्चित नियम भी हो सकते हैं। तो इस समय क्या कोई निश्चित नियम सशक्त रूप हो सकता है? तो इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि इस समय कोई सशक्त रूप नहीं था कहानी का, कि कहानी कैसी होगी या क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि सभी जो लेखक थे वो निश्चित नहीं था उन्हें, वो अपने रूप हिसाब से लिख रहे। तो कोई सशक्त रूप नहीं है इस समय कहानी का। और इसके बाद में जो एक बात मैंने आपको बताई है कि उसने कहा था, तो उसने कहा था इस समय की एक उपलब्धि है कहानी। उसने कहा था एक अच्छी कहानी है प्रेमचंद पूर्व युग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। उसके बाद वैसे तो आप कह सकते हैं कि और बहुत अच्छी कहानियां लिखी गई, परंतु प्रारंभिक दौर में बाल्यावस्था के समय ऐसी कहानी एक उपलब्धि के रूप में देखी जाती है। तो ये प्रेमचंद पूर्व युग है। अब हम देखेंगे प्रेमचंद
युग और प्रेमचंद उत्तर युग।